Corona Bulletin is brought to you by Infinix Hot and Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोविड बुलेटिन देख रहे हैं। आज बुलेटिन की शुरुआत किसी खबर या वीडियो से नहीं, बल्कि उस बीमारी पर बात से करेंगे जो कोरोना संक्रमितों या उससे ठीक हो चुके लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी का नाम है म्यूकोमाइकोसिस। आसान शब्दों में कहें तो ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस कोई बीमारी नई नहीं है, लेकिन कोरोना या इससे ठीक हो रहे लोगों में ये बीमारी अब तेज़ी से बढ़ रही है। ये इतनी खतरनाक है कि वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ ही घंटों में आंख या फिर जान भी जा सकती है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों से इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की जो संख्या सामने आ रही है वो डराने वाली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने राज्य में ब्लैक फंगस के 50 मरीजों के सामने आने की पुष्टि की। दूसरी तरफ राजस्थान और बिहार हर तरफ से ब्लैक फंगस की चपेट में आए लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब सवाल है कि इस बीमारी से बचें कैसे, इसकी पहचान कैसे करें, कोई मरीज अगर इस बीमारी ब्लैक फंगस का शिकार हो जाए तो क्या करें। इन तमाम सवालों के जवाब दिए महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के मेडिसिन डिपार्टमेंट के मुखिया डॉक्टर वीपी पांडे ने। सिर में दर्द होना, और उस समय जब हम इस व्यक्ति की जांच कराते हैं तो जांच में उसके एक्सरे में या सीटी स्कैन में या एमआरआई में हमको यह फंगस का पूरा विस्तार पूरे शरीर में दिख जाता है। अगर यह दिमाग के अंदर तक चला जाता है तब यह व्यक्ति की मृत्यु भी कर सकता है। हमारे यहाँ एमवाई अस्पताल में पिछले लगभग 15 दिनों में इसके अभी तक 14 मरीज आ चुके हैं। 3 मरीजों को हमने देखा कि किसी भी प्रकार के इलाज के बाद भी बचाया नहीं जा सका, और इस समय भी 11 मरीजों का इलाज चल रहा है। इलाज में हमको फंगस को कंट्रोल करने वाली पूरी दवाएं देनी पड़ती हैं। डायबिटीज, क्योंकि लगभग सभी मरीजों को देखा जाता है, डायबिटीज को इंसुलिन के द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है। और कुछ मरीजों में जिनमें की आंखों में प्रभाव बहुत ज्यादा हुआ है, उसमें आंख का ऑपरेशन करके उसको निकालने की प्रक्रिया भी की जाती है। आंखों की पूरी सफाई की जाना। इस बीमारी के इलाज में हम सभी लोगों को एक टीम की तरह से काम करना पड़ता है। मतलब डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए फिजिशियंस, नाक कान गले विशेषज्ञ, यहां तक न्यूरोसर्जन्स और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इन सब लोगों का टीम की तरह से काम करके हमको ये देखना पड़ता है कि कौन कौन से टिश्यू इससे प्रभावित हुए हैं और इसमें हमको क्या क्या इलाज उनको देना है। जल्दी ही इलाज शुरू करे जाने पर ही हम आंखों की दृष्टि को बचा सकते हैं, फंगस को दिमाग में प्रवेश करने से रोक सकते हैं और व्यक्ति की जान को भी बचा सकते हैं। अब बारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, यूपी के बरेली में एक गांव है, नाम है क्यारा गांव। इस गांव में कोरोना टेस्टिंग और इलाज की हालत इतनी बुरी है कि पिछले 10 दिन में 25 लोग दम तोड़ चुके हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि जिनकी जान गई सभी को बुखार आया, सांस लेने में तकलीफ और फिर मौत। कुल मिलाकर मामला प्रथम दृष्टया कोरोना का लग रहा है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हुई, इलाज नहीं मिला और बड़ी बात ये कि ये मौतें सरकारी आंकड़ों में भी दर्ज नहीं होंगी। इस गांव की बदहाली की जानकारी लेने की कोशिश की संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। उनकी ये रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि जमीन पर स्थिति कैसी है। यहाँ पर जो मौत हो रही है, पिछले 10 दिनों में कितनी मौतें हो चुकी हैं, स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कदम उठा रहा है? करीब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और स्वास्थ्य विभाग जो पीएचसी केंद्र क्यारा है, ये इसकी लापरवाही की वजह से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है। चूंकि ये लोग गांव में नहीं जा रहे हैं, गांव में जाकर के ना तो गांव में ये जाकर के चेकिंग कर रहे हैं, उनका देखें, रिपोर्टिंग करें, कौन किस चीज से पीड़ित है, किसको बुखार है, किसको समय से देखें और देख करके उनको दवाई देने का प्रयास करें जो प्रॉपर चलनी चाहिए। यहाँ पर स्टाफ है डॉक्टर का, स्वास्थ्य विभाग के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं। अगर हॉस्पिटल के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पर दवा फवा कुछ मिलते रहेगी, बात तो जाए पूरी। और जो प्राइवेट डॉक्टर जो थोड़ा बहुत इनकी जरिए से मतलब काम होता था हम लोगों का, वो प्राइवेट डॉक्टरों के लिए भी एक दिन ला के पुलिस से जो हड़का दिया, वो सब बेचारे भाग के चले गए। तो क्या करें, कहाँ जाए बताओ, सब लोग यहीं पे हैं परेशानी में, क्या करें। कोई कहीं जाता है, वो कहीं जाता है, दवा मिलती नहीं है, तो बेचारे बीमार तो होंगे ही, और क्या होगा इससे ज्यादा। तो बस यही बात है। मतलब कितने लोगों की मौत हो चुकी है? यहाँ लगभग 2 दर्जन के लगभग मौत हो चुकी है कम से कम पिछले 10-12 दिनों में। और
स्थिति ज़्यादा मतलब सही ना, मतलब अब भी कुछ लोग बीमार हैं गांव, मतलब जो कि यहाँ के स्टाफ जो है, जबकि गांव में अस्पताल होते हुए तब भी स्टाफ कोई ना मतलब यहाँ की देखरेख कर रहा हो, मतलब बात जा है पूरी। मौतें कम से कम 2 दर्जन हो चुकी हैं। उसके बाद में यहाँ पर दवाई वाई को जाए तो कोई देते हैं, यहाँ पर दवाई वाई कुछ नहीं है। और जो गांव के डॉक्टर लोग प्राइवेट दुकानें खोले हैं तो उनको भी बदना पुलिस लाए के गांव अस्पताल के डॉक्टर ने उनको भी दुकानें बंद करा दी हैं, उनको भी भगा दिया है यहाँ से। अब बताइए सर, अगर कहीं से दवा नहीं मिलेगी तो पब्लिक मर जाएगी, मरने का तो इंतजाम है ही, यही परेशानी है। डॉक्टर यहाँ के जो हैं आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं। और दवा लेने जाते हैं तो कह देते हैं यहाँ कोई दवा ववा नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो, हाँ, क्यों ऐसा करते हैं? अब वो जाने, वो तो पब्लिक को मारने को बैठे हैं और क्या है। अब प्राइवेट दुकानें खुली, इनको बदना पुलिस ला के सबको बंद करा दी, सबको भगा दिया। 2-3 लोगों की बोतलें चढ़े नहीं, उनकी बोतलें लिखवा भगवा दी। इस वजह से और ज्यादा डेथ हो रही हाँ, इसी बात से दिक्कत है। कहीं से दवाई नहीं मिल रही है तो वो पब्लिक मरी जाएगी, क्या होगा फिर। तो गांव में इलाज की व्यवस्था नहीं, ये गांव वालों की बात से समझ में आ गया। लेकिन इसी गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो बात डॉक्टर ने बताई वो हमारे लिए और भी हैरान करने वाली थी। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस समय लोगों के अंदर कोरोना को लेकर एक भय का माहौल है, जिसकी वजह से लोगों को हमेशा ये लगता है, कोई भी साधारण सा भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो उनको लगता है कि हो सकता है कि इस तरीके की कोई चीज़ उनके अंदर रही हो। जो डेथ ऑडिट है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि कई सारी बीमारियों से पहले से ही ग्रसित थे, लेकिन जब हम लोगों ने ऑडिट किया उसमें कोई भी इस तरीके के लक्षण के साथ में किसी व्यक्ति की मृत्यु का हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन गांव वाले ये कह रहे हैं कि जो 25-26 मौतें हुई हैं उसमें उन लोगों को पहले सिम्टम उसी टाइप के रहते हैं जो कोरोना जैसे होते हैं। सर, मैं यही बार बार आपसे कहना चाहता हूँ कि हर एक घर का दरवाज़ा हमने खटखटाया है, हर घर में हमने जो है ये चीज़ पहचान करने की कोशिश करी है कि कहाँ पे इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसको हम जो है शीघ्र से शीघ्र उसकी जांच करके उसका इलाज कर सकें। बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी आदेश है, यदि किसी व्यक्ति में कोई कोरोना के जांच जब तक नहीं भी आ जाती है तब तक उन लोगों को उनकी जो है जांच के साथ में उनको एक किट मेडिसिन की प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि सारी प्रकार की दवाइयाँ हैं, जिससे कि उनकी रोकथाम और बुखार इत्यादि के विषय में लोगों को जानकारी देना। पूरा एक पॉम्पलेट उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोगों ने छपवाया है, जिसमें सारी जानकारियां हैं, कैसे बचाव करना है, कौन सी गोली कैसे खाई जाएगी, इन चीज़ों के विषय में पूरी जानकारी है। और जो व्यक्ति जिस तरीके के हमारे पास संदिग्ध मिले उन सबको ये दवाइयाँ दी गई हैं। यूपी के बाद अब बात एमपी की। यहाँ के रायसेन जिले में पड़ता है महेश्वर गांव। करीब 4.5 की आबादी वाले इस गांव में कुछ दिनों पहले एक शख्स के जनाजे में काफ़ी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद से इस गांव में लोगों के बीमार पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हेल्थ सिस्टम वैसे ही नाकाम साबित हो रहे हैं गांव में। ऐसे में एक छोटी सी लापरवाही इस गांव के लिए कितनी भारी पड़ी, इस रिपोर्ट से समझ आएगा। अच्छा, ये इतना सब कुछ सुनते हो, यहाँ बरेली एसडीएम या डॉक्टरों की कोई सुविधाएं यहाँ पर हो रही हैं गांव में? नहीं, बिल्कुल कोई सुविधाएं नहीं है, कोई हालचाल या बल्कि यहाँ से कोई जाता है तो उसकी कोरोना की रिपोर्ट के लिए, टेस्ट के लिए भी नहीं लिखते वहाँ पे। महेश्वर का सुनकर उसको तो गांव से ही अस्पताल से भगा रहा है। इसकी क्या वजह है गांव से भगा, अस्पताल से भगाने की वजह क्या? महेश्वर का सुनते हैं तो महेश्वर से अगर कोई जाता है तो सब्जी भी नहीं मिल रही अस्पताल की, छोड़ो प्राइवेट अस्पतालों में कई लोग पिपरिया में इलाज करवाने को मजबूर हैं, कई औरंगाबाद जा रहे हैं और कई लोग भर्ती हैं अभी यहाँ से। यहाँ पर जांच करने के लिए कोई डॉक्टर आया? इतना मामला कोई डॉक्टर नहीं आया। शासन की सब व्यवस्था भंग है। फिर ये औपचारिकता के रूप में ये बैरिकेड्स लगवा रखे, एक चुंगे में चिल्लाते, उससे क्या मरीज ठीक होगा? घर जाके जब ऐसी महामारी आई है, विगत 15 साल में यहाँ के शमशान घाट पर मात्र 3 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था, वो भी दूसरी जगह से आए थे। लेकिन विगत 15 दिनों में वहाँ की अग्नि नहीं सूख रही है। 20 से 22 लोगों का दाह संस्कार हो चुका है। तो ये कोई आपदा ही है, लेकिन सरकार भी ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि वो सब स्वाभाविक रूप से मर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात दिल्ली की। कोवैक्सीन की सप्लाई बंद होने के बाद दिल्ली के कई वैक्सीन सेंटर्स पर ताला लग गया है। दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच तकरार जारी है। कुल मिलाकर इन सब के बीच आम आदमी को सफ़र करना पड़ रहा है, अंग्रेजी वाला सफ़र। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को देखते हुए लोग गांव की तरफ भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि शहरों से दूर ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन की डोज आसानी से मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के थोपखेड़ा गांव से कुमार कुणाल की ये रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन की कमी पर लोगों की दिक्कतों का आपको अंदाजा हो जाएगा।
वैक्सीनेशन लेना जरूरी है, लेकिन उस जरूरत के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं ये आपको भी अंदाजा नहीं होगा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के थापखेड़ा गांव में खड़े हैं। ये थापखेड़ा गांव कहाँ है, क्या है, ये तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ जो लोग खड़े हैं उसमें शायद ही कोई इससे पहले यहाँ आया होगा। लेकिन ये वैक्सीनेशन की मजबूरी है और स्लॉट बुक कराने का तरीका है कि और कहीं मिल नहीं रहा है और इसलिए लोगों को मजबूरी धक्के खा के यहाँ आने पड़े। ऐसा ही हाल है कुछ? हाँ, यहाँ पे स्लॉट बहुत मुश्किल से मिला, कहीं मिल नहीं रहा, कहीं और अवेलेबल ही नहीं है। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हैं और गवर्नमेंट में भी कहीं स्लॉट नहीं मिला। तो कितनी दूर से आए हैं आप? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, तो वो भी मुश्किल से मिला। हाँ, मैप पे लोकेशन ही नहीं बता रहा, गड्ढा में ले गया, 2-3 जगह तो गड्ढा में डोला दिया मैप। तो गड्ढे में जाना पड़ रहा है। किस तरीके से पहुंचे यहाँ पर और किस तरीके से स्लॉट बुक हुआ, जो अपनी कहानी बताइए। मेरा स्लॉट मुश्किल से बुक हुआ था, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे यहाँ की तरफ आना है, बट एक पिन दिख रहा था मैप में तो मैं उसकी तरफ आ गया। बस सोच साची कि यहाँ शायद सही जगह ले जाए मुझे। कहीं नाम सुना था कभी इस गांव का, थापखेड़ा या कुछ? नहीं, मैं वैसे बचपन से ही नोएडा में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी सुना नहीं है थापखेड़ा। कभी सुना नहीं? पहले मुझे लगा कि नोएडा में ही होगा, तो मैंने बोला चलो ठीक है करा लेते हैं, लेकिन नोएडा में नहीं, थोड़ा आगे ग्रेट नोएडा में। कितने किलोमीटर की ड्राइव की आपने? मेरी ज्यादा इतनी 15 किलोमीटर की होगी। 15 किलोमीटर की ड्राइव है और ये जो मुख्य नोएडा है उससे करीब 25-30 किलोमीटर कम से कम दूर है। आपको क्यों कभी सोचा था कि यहाँ पे थापखेड़ा या कुछ इस तरीके की जगह पर आकर वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा? नहीं, मैंने तो खैर ये इसका नाम कभी सुना ही नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हम आए हैं। और हमारे घर से भी ऑलमोस्ट 18 to 20 किलोमीटर्स रहा होगा, ये इतना है आई थिंक ना, या कम है, आई डोंट नो, मतलब इतना लगभग अंदाजे से मैं बता सकती हूँ। हमें भी स्लॉट्स मुश्किल से ही मिले, बुक कराए थे, तो तब फिर अपॉइंटमेंट से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। और छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, हम हमको स्वास्थ्य केंद्र का थोड़ा की तस्वीर भी दिखाते हैं कि छोटा स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ कुछ स्वास्थ्यकर्मी एक छोटे से कमरे से यहाँ पर पूरा जो वैक्सीनेशन का काम है वो चल रहा है। लेकिन अब स्थिति ये है कि यही जो उपलब्ध है, जो अवेलेबल है, वो यहीं पर वैक्सीन उपलब्ध है। यहाँ पर 100 डोज आते हैं और यहीं पर लोग लगवा सकते हैं, खासतौर पे जो 18 से 45 साल की उम्र के लिए यही तय किया गया है। आप कितनी दूर से आए हैं और क्या लगता था कि इस तरीके से किसी गांव में जाकर लगवाना पड़ेगा? सर एक्चुअली मैं नोएडा से आए हैं और वहाँ पे स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे, अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए फिर यहाँ पे मिले हैं। यही आना पड़ा। एक्चुअली लिमिटेड स्लॉट्स थे पूरे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो हमें जहाँ पे मिले हमने बस बुक किए फटाफट, क्योंकि बहुत जल्दी से स्लॉट्स आ रहे थे, तो इसीलिए। और आपको दिखाएं कि अंदर वैक्सीन लगने की पूरी प्रक्रिया चलती है। यहाँ पर वैक्सीन लगाया जा भी रहा है और इस वक्त वैक्सीन तो लगा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो इस तरीके से लोग हैं वो कई जगहों से आ रहे हैं, खासतौर पर नोएडा के अंदरूनी इलाके से यहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन जो दूसरी मुश्किल है वो ये है कि वैक्सीन तो लग जाएगा, इसके बाद ऑब्जर्वेशन सेंटर, आमतौर पर आधे घंटे का एक ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है जहाँ पर देख रेख में रखा जाता है। वो ऑब्जर्वेशन के लिए कोई रूम नहीं है, क्योंकि छोटा सा केंद्र है, 2 रूम का ये केंद्र है, एक में रजिस्ट्रेशन चल रहा है, एक में वैक्सीनेशन चल रहा है, इसीलिए आपको कोई तीसरा रूम मुहैया नहीं है जहाँ की ऑब्जर्वेशन के तौर पर अंदर रखना पड़े। जाते जाते बात साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होमैन बोरगोहैन की। 88 साल के होमैन का कल गुवाहाटी के एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 7 मई को रिपोर्ट नेगेटिव आई, अस्पताल से छुट्टी मिल गई। असमिया साहित्यकार और पत्रकार होमैन बोरगोहैन के निधन पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई नामचीन लोगों ने शोक जताया। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहें, सावधानी का पालन करें और मौका लगते ही टीका जरूर लगवाएं।